हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव और आज आप सभी बच्चों के लिए जो क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स में, और जो बच्चे क्लास 11th में हैं सीबीएसई में, आप सभी के यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स चलती है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उस बुक का चैप्टर 4 मैं लेकर के आई हूँ और आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये चैप्टर किससे संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय कक्षा 12 के लिए है ये, और जो सीबीएसई स्कूल्स हैं वहाँ पर ये 11th क्लास में चलती है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर 4 है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस चैप्टर 4 में क्या हो रहा है कि द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। वहाँ पर फर्म किस तरह से बिहेव करती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फर्म है क्या। अगर हम फर्म की बात करते हैं तो बच्चों, जो फर्म होती है प्रोडक्शन करने वाली यूनिट है, जो क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है गुड्स का या सर्विसेज का। क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है गुड्स और सर्विसेज, दोनों चीज को प्रोड्यूस करती है, यानी वस्तुएं एवं सेवाएं। ठीक है। अब इसका क्या क्या मोटिव होता है, क्यों करती है ये, क्यों ये प्रोडक्शन का काम कर रही है? टू गेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। इसका क्या एम होता है? अपना प्रॉफिट अधिकतम करना, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होती है फर्म। जो है हमने यहाँ पर माना हुआ है फर्म कैसी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से मालूम है कि फर्म, कोई भी फर्म प्रोडक्शन क्यों करेगी भाई? वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहती है। क्लियर आपको ये वाली बात? तो प्रॉफिट के लिए ही वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, यानी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन लाभ अधिकतम करने के लिए वो प्रयास करती रहती है। ठीक है, लाभ के लिए करती है। क्लियर ये बात? ये कोई भी फर्म होगी, कोई भी फर्म हो, उसका क्या एम रहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ठीक, यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यहां पर हम किस फर्म के बिहेवियर को समझेंगे? हम समझेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म कौन सी होती है भाई, या ये मार्केट कौन सा होता है? परफेक्ट कंपटीशन आपको समझना है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब हुआ पूर्ण प्रतिस्पर्धी। परफेक्ट यानी पूर्ण, और कंपटीशन का मतलब हो गया प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी बाजार, है ना। इसमें जो फर्म, मार्केट यानी कि बाजार, पर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, यहां पर जो फर्म प्रोडक्शन करती हैं वो क्या कहलाएंगी? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म या पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार क्या होता है। तो बच्चों देखिए, इस बाजार की कुछ खास बातें हमें देखने को मिलती हैं। जो इसकी जो खास बातें हैं, अगर हम उनको ठीक से पढ़ें तो हम एक चीज़ देखते हैं, ये एक ऐसा बाजार होता है जिसकी अगर हम मुख्य विशेषताओं की ओर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो वो कौन कौन सी हैं? पहली है मैनी फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स होती हैं। कैसी होती हैं? मैनी फर्म्स, यानी अत्यधिक, फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या हो गई? फर्मों की संख्या अत्यधिक। अत्यधिक। अब ये जो फर्म्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही होती हैं? होमोजीनियस गुड्स। होमोजीनियस गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं भाई? ऐसी गुड्स होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बिल्कुल समरूप होती हैं, उनमें ज़रा भी अंतर नहीं पाया जाता। यानी फर्म ए कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो सेम वैसी ही चीज़
कौन कर रही है? फर्म बी भी प्रोड्यूस कर रही है। तो कैसी कैसी चीज होगी ये? होमोजीनियस। गुड्स कौन सी हैं यहां पर? होमोजीनियस। गुड्स जिनको हम बोलते हैं समरूप वस्तुएं। क्या बोलते हैं? समरूप वस्तुएं, जो बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है, तो ऐसी गुड्स का यहां पर प्रोडक्शन किया जाता है। फिर हम कह रहे हैं मैनी बायर्स, बहुत सारे। जब फर्म्स हैं तो वैसे ही बहुत सारे क्रेता भी हैं, मैनी बायर्स। यानी क्रेताओं की संख्या कैसी है? अत्यधिक क्रेता। तो दो बातें हो गई, अत्यधिक विक्रेता भी हैं और अत्यधिक क्रेता भी हैं। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? यानी खरीदने वाले भी मार्केट में बहुत सारे हैं और बेचने वाली फर्में भी बहुत सारी हैं। इस मार्केट में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। फर्म ए जैसा प्रोड्यूस करती है, फर्म बी भी वैसी ही चीज को प्रोड्यूस करती है। अब जब फर्म ए और फर्म बी दोनों एक जैसी ही चीज प्रोड्यूस कर रही हैं तो यहां पर एक चीज क्या होती है? यहां पर जो प्राइस है वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका और भी रीजन मैं बताऊंगी आगे। एक तो प्राइस क्या रहती है? सेम रहती है। सब हर एक जो गुड्स हैं उनकी प्राइस सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। बिल्कुल एक जैसी स्थिर कीमतें, समान कीमत, हर एक वस्तु की समान कीमत। ऐसा नहीं कर सकता प्रोड्यूसर की पहली चीज को महंगा बेचे और दूसरे को सस्ता, ऐसा नहीं होता। इसका एक रीजन और होता है कि ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो कहाँ पर होता है? मार्केट फोर्सेस से होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि जो कीमत निर्धारण होता है वो कहाँ से हो रहा है? इस फर्म में ये जो बाजार है यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन यानी प्राइस, जो किसी भी वस्तु का जो कीमत निर्धारण होता है वो कहां से होता है भाई? डिटर्मिनेशन। इसका मतलब हुआ कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण कहां होता है भाई? मार्केट की शक्तियों से। मार्केट की शक्तियां कौन सी हैं? डिमांड एंड सप्लाई। यानी डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड हो जाता है। और फर्म्स क्या करती हैं? फर्म्स उस प्राइस को क्या करती हैं? प्राइस टेकर बन जाती हैं। जो प्राइस यहां पर मार्केट में हो गया है ना, कहां पर हो रहा है? मार्केट में जो प्राइस डिसाइड हो गया डिमांड और सप्लाई से, फर्म उसी प्राइस को, हर एक फर्म को क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं। फर्म क्या है? कीमत स्वीकारक। तो कितनी सारी खास बातें आपको इस मार्केट के बारे में पता चली। कीमत स्वीकारक फर्म कैसी है? प्राइस टेकर। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब एक और खास बात होती है इस मार्केट में। इस मार्केट में क्या होता है कि आराम से नई फर्में मार्केट में आ भी सकती हैं और मार्केट से जा भी सकती हैं। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। यहां पर क्या हो रहा है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट किसकी हो सकती है? फर्म मार्केट में आ भी सकती है नई और मार्केट छोड़कर जा भी सकती हैं। ये भी चीज हम आगे समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। फ्री एंट्री और एग्जिट, इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन संभव होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहली चीज। अब होमोजीनियस गुड्स होती हैं, हमने ये चीज पढ़ी। अब और भी इसकी जो खास बातें हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो एक थ्योरेटिकल मार्केट है। एक्चुअल में जो ये मार्केट है नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा फ्री एंट्री एंड एग्जिट आपने पढ़ ही लिया। यानी फर्स्ट चीज क्या समझ में आई आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की?
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सबसे पहली चीज तो हुई नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, है ना, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। नंबर 1 तो हो गया लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स हैं, ठीक है। नंबर 2 हो गया लार्ज नंबर ऑफ क्या थे, बायर भी होते हैं, अत्यधिक फर्में, अत्यधिक क्रेता, अत्यधिक विक्रेता हो गए ये, और ये हो गए अत्यधिक क्रेता। क्रेताओं व विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। फिर नंबर 3 क्या चीज बात आती है हमारे सामने, होमोजीनियस गुड्स होती हैं, यानी समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। समरूप वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ होमोजीनियस गुड्स, ठीक है। फिर अगला अगला हमने क्या पढ़ा कि भाई यहां पर और क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, नई फर्में, ऑफ न्यू फर्म्स, या जो भी बोलो, अगर हम जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं और आना चाहें तो आ सकती हैं। फर्म्स क्या कर सकती हैं, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन संभव होता है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन संभव, ठीक है, संभव। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। फिर अगली पॉइंट आता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में और क्या होता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी होती है, जितने भी बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको क्या होती है, पूरी जानकारी होती है मार्केट की, परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट किसको होती है भाई, ये होती है क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को। तो आप क्या लिखेंगे, क्रेता व विक्रेता दोनों को बाजार की पूर्ण जानकारी, बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, क्लियर। यानी कोई भी विक्रेता ये कह के बेवकूफ नहीं बना सकता अपने क्रेताओं को कि भाई मेरा सामान उसके सामान से ज़्यादा अच्छा है, या मेरी मेरी चीज़ क्या है, अनोखी है, ऐसा, क्योंकि सारी सारी गुड्स सेम है, सबकी कॉस्ट भी सेम ही आती है ना। तो इसलिए कोई भी ये कह के नहीं बता सकता, जैसे आप जाते हैं मार्केट में तो क्या होता है, दुकानदार क्या कह देता है, आपको सेम चीज़ दिख रही होती है, आप कहते हैं भाई साहब वो बगल वाला पड़ोसी आपका दुकानदार तो क्या कह रहा है कि ये पेन वो तो दे रहा है 10 रुपए का और आप दे रहे हैं 15 रुपए का, तो मैं आपसे क्यों लूँ। तो वो क्या कह देता है, नहीं नहीं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, ना तो कोई क्रेता अपने विक्रेताओं को बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि विक्रेताओं को मार्केट की पूरी जानकारी है, और इसी तरीके से विक्रेता भी क्रेता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब विक्रेता तो क्रेता को बेवकूफ़ बनाते कई बार आपने देखे होंगे, लेकिन कई बार क्रेता भी होते हैं, यानी जो बाय करने गया है वो भी क्या कहता है कि भाई साहब वो बगल में इतने का, तो उसको पता है कि भाई साहब जाओ उसके यहाँ से ले लो, क्योंकि उसे पता है कि जो बगल वाले की दुकान की ये बात कर रहा है वो भी 15 की ही बेच रहा है पेन, ठीक है ना। तो ऐसा होता है ये मार्केट, क्लियर। तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, प्राइजेस के बारे में, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में, सब कुछ इंफॉर्मेशन बायर एंड सेलर दोनों को पूरी की पूरी होती है, और कोई भी किसी को क्या नहीं कर सकता, बेवकूफ़ नहीं बनाता। फिर इसके बाद क्या होता है, नो एक्सटर्नल इफेक्ट, नो एक्सटर्नल इफेक्ट ये भी होता है भाई, एक्सटर्नल इफेक्ट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वाह किसी तरह का दखलंदाजी नहीं होती है,
कोई बाह्य प्रभाव नहीं होता। जैसे सरकार अपनी नीतियां इस मार्केट में नहीं चलाती कि भाई हम कह रहे हैं इसलिए आप ये प्राइस रखो या ऐसा करो, वो जो भी होता है वो कैसे डिसाइड होता है, कीमत वगैरह जो भी डिसाइड होती है वो मार्केट से डिसाइड होती है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होती है। अब यहाँ पर एक और जो अजम्पशन होता है वो ये होता है कि भाई नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है। क्लियर? परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है इस मार्केट में। प्राइस डिटरमिनेशन की बात करें तो कैसे होते हैं? प्राइस क्या होती हैं? प्राइस जो डिसाइड होती हैं वो कौन करता है? मार्केट से होती हैं, है ना। प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। बाय मार्केट फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि मार्केट में क्या होता है? मार्केट फोर्स, जब भी हम शब्द यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, है ना। डिमांड एंड सप्लाई से क्या डिसाइड होता है? कीमत निर्धारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात हमने क्या कही है इसमें? 8th नंबर हो चुका है हमारा, और 9th नंबर हम बोल रहे हैं कि फर्म्स क्या होती हैं? फर्म्स आर प्राइस टेकर, फर्म्स आर प्राइस टेकर, यानी कि जो मार्केट में डिसाइड हो जाता है प्राइस, वही प्राइस को फर्मों को स्वीकार करना पड़ता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि फर्म कीमत स्वीकारक होती हैं। तो बहुत सारी मैंने आपको जो इसकी विशेषताएं हैं वो बता दी हैं, ठीक है। तो जो इसके लक्षण हैं, जो इसके फीचर्स हैं वो आपको समझ में आ गए। फर्म कीमत स्वीकारक होती हैं, ये बात यहां तक समझ में आ गई है। क्लियर? अगर आप अपनी बुक को पढ़ेंगे, इन ऑर्डर टू एनालाइज अ फर्म्स profit maximization problem, we must first especially the market environment in which the firms functions. In this chapter we study a market environment called perfect competition. हम किस तरह की बात कर रहे हैं? कौन सी फर्म को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ने जा रहे हैं। A perfectly competitive market has the following डिफाइनिंग फीचर्स, जो कि कौन कौन से फीचर्स, जो इसकी पारिभाषिक जो लक्षण है वो कौन कौन से? नंबर 1, मार्केट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। तो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप इसका हेडिंग बना के लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, पहली चीज हो गई यहाँ पर। दूसरी है ईच फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो सेकंड बात हम क्या कह रहे हैं भाई? प्रोडक्ट कैसे हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी जो भी फर्म है वो क्या कर रही है? एक जैसी वस्तुओं को बाजार में बेचती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर फर्म, यानी एक वस्तु ने जो वस्तु बनाई है, एक फर्म ने जो वस्तु बनाई है, दूसरी फर्म ने जो वस्तु बनाई है, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इस फर्म का है। जैसे आप शक्कर को देखें तो शक्कर कहीं भी बनी हो, वैसे हालांकि थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, पर फिर भी हम अंतर ऐसे नहीं कर सकते ना कि भाई ये शक्कर इस कंपनी की है तो इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री फॉर फर्म्स। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट क्या होती है? फ्री होती है। दैट मीन्स क्या हुआ कि नई फर्में मार्केट में आसानी से आ सकती हैं और जो पुरानी फर्में अगर उनको लॉस हो रहा है तो वो जा सकती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर फर्मों को प्रॉफिट हो रहा होता है तो नई फर्में उसको देखकर अट्रैक्ट होती हैं,
और इस मार्केट में आसानी से आ सकती हैं, कोई रोक नहीं होती उनके आने पर। और जो पुरानी फर्में अगर उन्हें लॉस हो रहा है तो वो मार्केट छोड़ के जा भी सकती हैं। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब होता है। फिर इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट। अब इसमें क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट, जो कि मैंने बोला था कि सभी फर्मों को क्या जानकारी हो रही है, सारी जानकारी है बाजार के बारे में, सारी जानकारी इन फर्मों को होती है परफेक्टली। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने ऐसे ही बाजार को देखा है जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, उसके बाजार की हम बात कर रहे हैं। बाकी जो बातें थी वो मैंने आपको यहां पर लिख दी है, फर्म्स आर प्राइस टेकर। ठीक है, तो ये हो गई फर्म्स आर प्राइस टेकर। ओके, अब हम आते हैं कि भाई ये जो बाजार है इसमें और क्या होता है। प्राइस टेकिंग बिहेवियर अगर हम बात करें तो ये बात मैंने आपको बता दी है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, मार्केट का डिमांड कर्व और मार्केट की सप्लाई कर्व आपने देखी हुई है। कैसी होती है भाई, मार्केट का डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, DDM बोल दिया हमने मार्केट डिमांड कर्व। एंड मार्केट सप्लाई कर्व बोल देते हैं, चलो भाई सर वैसे तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज में ये प्राइस डिसाइड होती हैं, तो हम इसको बोलते हैं उद्योगों में कीमतों का निर्धारण होता है। ठीक है, SS। ये हो गया सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व आपको मालूम ही है कि प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो सेलर्स क्या करते हैं, ज़्यादा सामान बेचना चाहते हैं, इसलिए लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। ये सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। और जो कंज्यूमर है अगर प्राइस ज़्यादा हो तो कम खरीदना चाहते हैं, और अगर प्राइस कम हो तो ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। ये दोनों जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, यानी कि यहाँ संतुलन की स्थिति में होते हैं, वहाँ पर कीमतों का निर्धारण हो जाता है। भाई ये जो कीमत आ गई है मार्केट में, मान लो मैं बात कर रही हूँ किसकी, गेहूं के बाजार की। गेहूं ज़्यादातर ये जो परफेक्टली कंपटीशन मार्केट होता है वो जो हमारी एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं, जैसे गेहूं का बाजार, आलू का बाजार, ये जो हैं वहाँ पर देखने को दिखता है। बाकी ये एक काल्पनिक स्थिति है। तो मान लेते हैं कि ये प्राइस आ गया है P0। अब ये P0 जो प्राइस आ गया है, इस पर जो क्वांटिटी बेची जाएगी वो Q0 है। क्वांटिटी कितनी बेची जाएगी, टोटल क्वांटिटी ये इतनी है। लेकिन यहां पर तो बहुत सारी फर्म है, फर्मों की संख्या अत्यधिक। दैट मीन्स क्या हुआ कि फर्म A भी है, यहां पर फर्म B भी है, फर्म C भी है और फर्म N भी है। बहुत सारी फर्में हैं यहाँ पर। ये सब की सब फर्में ये प्राइस जो यहाँ से आया है मार्केट से, इसको स्वीकार करेंगी। दैट मीन्स वो अपनी मर्जी से इस प्राइस को चेंज नहीं कर सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हर एक फर्म को अपना यही प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी फर्म इस प्राइस को चेंज नहीं करती। मान लो कोई फर्म सोचती नहीं मैं तो कम प्राइस में रख करके अपना सामान बेच के चली भी जाऊं, तो जाने दो भाई उसको, है ना। क्यों, क्योंकि इतनी सारी फर्में हैं, उसमें एक अकेली फर्म अपनी चीज का प्राइस कम कर दे तो कोई भी उससे नहीं कम कर दे तो हर कोई उससे खरीदेगा। लेकिन इतने सारे खरीदने वाले हैं कि अगर एक फर्म ने ऐसा कर भी दिया तो टोटल जो सप्लाई है उसमें उसका जो रेशियो है वो तो बहुत कम है, तो वो मार्केट उससे प्रभावित नहीं होता। क्लियर, ये बात समझ में आई आपको। तो एक फर्म अपने, मान लो फर्म ए जो है वो सोचती है कि मैं अपनी चीजों की प्राइस थोड़ी कम कर देती हूँ, भाई कर दे भाई। लेकिन फर्म बी ऐसा नहीं करेगी, फर्म सी और फर्म डी भी नहीं करेंगी ऐसा। समझ में आया। फर्म बी है ये और फर्म सी है, ये अपना प्राइस यही रखेंगी, फर्म अपना सामान बेच के मार्केट से बाहर हो जाएगी। क्लियर बात आई समझ में। तो क्योंकि ये फर्म टोटल जो सप्लाई हो रही है, लाखों करोड़ों क्विंटल सामान बिक रहा है मार्केट में, अगर हम गेहूं की बात करें, उसमें एक कोई दुकानदार अपना 100 किलो गेहूं, मार्केट प्राइस अगर आ गई है मान लो 30 रुपए किलो, और वो कहता है मैं 15 में बेचूंगा, तो 15 में बेच के चला जा भाई, बाहर जा। बाकी लोग थोड़ी ना उसको देख देख करके अरे अरे भाई वो तो 15 में बेच रहा है तो मैं अपना 500 क्विंटल गेहूं 15 में बेच दूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और अगर कोई एक फर्म ये सोचती है कि मार्केट प्राइस 30 रुपीज़ है और मैं इसको 35 वसूल लूँ, तो कोई भी उससे नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो बायर्स हैं उनको भी मार्केट की पूरी जानकारी है। वो क्या करेंगे, पड़ोस वाली दुकान से जाके खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ये एक्स एक्सिस है
और ये है y एक्सिस। यहाँ पर हमने लिया है प्राइस और यहाँ लिया है मात्रा। तो टोटल जो ये फर्में होती हैं, इन सभी फर्मों की जो सप्लाई हो रही है उसका जोड़ पूरा का पूरा, जो मार्केट में पूरी मात्रा बेची जाएगी वो इसके जोड़ के बराबर होती है। मतलब मार्केट की जो Q0 है उसके बराबर होगी। यानी या अगर हम बात करें, ये Q1 बेचती है, ये Q2 बेचती है और ये Qn यानी nth नंबर की कोई फर्म है, तो ऐसे करके अगर हम देखें तो Q0 इज इक्वल टू क्या बन जाता है, Q1 प्लस Q2 से लेकर के Qn। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम आते हैं कि फर्म क्या कर रही है, कीमत स्वीकारक होती है। यानी फर्म की अगर हम प्राइस लाइन देखें तो वो कैसी बनेगी, लेफ्ट टू राइट कैसी जा रही है। अब आप देखें, कुछ नहीं, सीधी की सीधी OXX के पैरेलल, यानी OX अक्ष जो है हमारा उसके समानांतर सीधी रेखा होती है, क्योंकि कीमतें स्थिर हो जाती हैं। तो अब हम जरा एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड उसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी कितनी है, हमने पहले ही बोल दिया, प्राइस तो क्या है, फिक्स है। ये रही क्वांटिटी और ये रही प्राइस। ठीक है, अब हमने बनाया क्वांटिटी 0, तो भी प्राइस कितना है, मान लो 30 रुपीज़ के जी की बात कर रहे हैं तो 30 रुपीज़ प्राइस हो गया है ना। 30 रुपीज़ पर अगर उसको कुछ भी नहीं बेच रही है, यहाँ पर Q0 मतलब कुछ भी नहीं बेच रही है। फिर वो कहती है 1 किलो गेहूँ बेच देती हूँ, तो प्राइस कितनी रखती है, 30 रुपीज़। 2 किलो बेचेगी तो भी प्राइस कितना रहेगा, 30 रुपीज़। 3 किलो बेच देती है, ये क्वांटिटी किस में है, केजी में। ठीक है, प्राइस किस में है, रुपीज़ में। 3 केजी बेच देती है तो भी कितने में बेच रही है, 30 रुपीज़ में। 4 केजी बेच देती है तो भी कितने में बेच देती है भाई, 30 रुपीज़ में। क्लियर। 5 बेचती है तो भी कितने में बेचती है, 30 रुपीज़। यानी 5 बेचे चाहे 50 बेचे और चाहे 500 बेचे, वो अपने मर्जी से कीमत नहीं बदल सकती। और 30 रुपीज़ उसने प्राइस जो आई हुई है उसके पास, उसको प्राइस टेकर होने के कारण उसने वही प्राइस को स्वीकार कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं इस फर्म का TR कर्व कैसा होगा, टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम। TR मतलब टोटल रेवेन्यू। TR क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, है ना, REVENUE, रेवेन्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, कुल आगम। कुल आगम यानी फर्म को जो आय हो रही है वो कितनी हो रही है, कुल आगम। वो क्या होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। ठीक है, कीमत इनटू मात्रा, कीमत इनटू मात्रा, ये फॉर्मूला है हमारा टोटल रेवेन्यू का। तो भाई फटाफट निकाल लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं बेच रही है तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 1 किलो गेहूं बेच देती है तो 30 रुपये आ जाएंगे, 2 किलो बेच देती है तो 60 रुपये आ जाएंगे, 3 किलो बेच देती है 90 रुपये आ जाएंगे, 4 किलो बेच देती है तो कितने आ जाएंगे, 120 रुपीज़ आ जाएंगे, 5 किलो बेच देगी तो 150 रुपीज़ आ जाएंगे। तो ये आ गया इसका TR की यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला कितना है, क्या है, P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, कीमत इंटू मात्रा। अब अगली चीज हमें जो पढ़नी है वो है फर्म का AR, एवरेज रेवेन्यू। इस फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, जिसे हम बोलते हैं औसत आगम। ठीक है, AR की बात करें तो AR यानी एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम बोलते हैं औसत आगम। औसत आगम, औसत आगम हमारे पास कैसे निकलता है भाई, AR का फॉर्मूला होता है TR अपॉन Q। तो बच्चों एक चीज आपने देखी है, TR अपॉन Q, TR की वैल्यू तो खुद ही P इंटू Q के बराबर थी, अपॉन Q कर देंगे। अगर अपॉन Q कर देंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एवरेज रेवेन्यू हमेशा, जो एवरेज रेवेन्यू है वो किसके बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्विवेलेंट होता है। आप चाहें तो बार बार इसे डिवाइड करके देखें या आप डायरेक्ट प्राइस उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं। इसीलिए हम
AR वक्र को फर्म की कीमत रेखा भी कहते हैं, ठीक है, फर्म की कीमत रेखा। इससे जो वक्र बनेगा वो क्या कहलाता है, औसत आगम वक्र ही फर्म की कीमत रेखा होती है। तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर आप अपरिभाषित छोड़ दीजिएगा, क्योंकि TRQ, क्यू में क्यू का भाग देंगे, नहीं डिफाइन कर सकते, नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद 30 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 30, 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30, 90 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 30, 120 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 30 और 150 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 30। आ गया यहाँ तक की बात समझ में आपको कि ये जो रेवेन्यू आ रहे हैं हमारे पास, AR, MR, TR, ये देखिए TR निकाला हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला है, वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। फिर आता है, ये आ गया आपका AR। AR की फॉर्मूला क्या है, अगर हम देखें तो AR का फॉर्मूला है AR इक्वल टू होता है TR अपॉन Q, ठीक है। फिर आता है MR। MR क्या होता है भाई, MR को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है 1 मोर यूनिट को जब प्रोड्यूसर सेल करता है तो उसके टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, MR इज इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है मैं इधर लिख दे रही हूँ, MR इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। मतलब देखने में ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूला एक जैसा ही है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल, लेकिन इसमें चेंज लिया है, इसमें डायरेक्ट टोटल रेवेन्यू लिया है, इसमें डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू, है ना, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको देखें तो ये बन गया कुल आगम में परिवर्तन, कुल आगम में परिवर्तन अपॉन मात्रा में परिवर्तन, विक्रय की गई मात्रा में परिवर्तन। तो भाई क्वांटिटी अगर हम देखें तो शुरू में तो अब आपको अगर हम देखें तो क्लियर दिख रही है, ये बात समझ में आ रही है देख करके ही कि पहले 0 है तो 0 पर अपरिभाषित छोड़ना इसको। MR को हमने सॉरी, मेरे को इसको यहाँ लिखना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करती हूँ, हटा देती हूँ, MR नीचे लिखेंगे हम, और इसका फॉर्मूला कहाँ लिख रहे हैं, MR इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। क्लियर। तो हमने क्या किया कि डेल्टा TR टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया है, 0 के सामने आपको अपरिभाषित कर देना है, क्योंकि माइनस में क्वांटिटी नहीं हो सकती, हम पीछे नहीं जा सकते क्वांटिटी के लिए, इसलिए इसको हमें क्या कर देना है, अपरिभाषित करने के लिए हम एक केवल डैश लगा देते हैं। अब हम आते हैं टोटल रेवेन्यू में चेंज, जब 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस की तो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया है, 30। तो 30 तो हो गया चेंज इन TR, और उसके बाद उसके कारण क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, क्वांटिटी में 1 का चेंज, 30 अपॉन 1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 30। इसी तरीके से अब TR में चेंज कितना है, 30 से 60 हो जाना, चेंज कितना है, डेल्टा TR कितना हो गया, डेल्टा TR यहाँ पर भी कितना है, 30। तो ये क्या बन गया, 30, और डेल्टा Q यानी क्वांटिटी 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो रही है, आपको दिख रहा है ना, 1 से 2 हो गई, चेंज कितना है क्वांटिटी में, 1 का, 30 अपॉन 1 इक्वल टू भी 30। तो भाई ये आ गया हमारा, हर बार 30 आना है, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q की वैल्यू यहाँ पर हर बार कितनी आती है, 30 30 30। तो ये भी आ जाती है प्राइस के इक्वलेंट। क्लियर यहाँ तक की बात। अब अगर हम बात करें, देखिए ये तो एक MR का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, MR का एक और फार्मूला भी होता है। MR का दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, MR इज इक्वल टू होता है TR ऑफ N यूनिट माइनस TR ऑफ N माइनस 1 यूनिट। ये आप लोगों को दिख रहा है, N माइनस 1 लिखा है, यानी कि जिस भी यूनिट की हम बात कर रहे हैं, मान लो 3rd यूनिट की बात कर रहे हैं, 3rd यूनिट का हमें MR निकालना है, तो 3rd यूनिट की MR कितनी है, 3rd यूनिट की MR तो हमें पता करनी है, 3rd यूनिट की TR कितनी है, TR है 90 रुपीज़। अब 90 रुपीज़ तो हो गई, अब हमें क्या करना है,
तो आपका ये क्या क्या बन जाएगा, MR ऑफ थर्ड यूनिट इक्वल टू TR ऑफ थर्ड यूनिट माइनस TR ऑफ n-1, n की वैल्यू 3, 3 - 1 इक्वल टू 2। तो क्या बन गया आपका, इस फॉर्मूले से अगर आप MR निकालें तो MR ऑफ थर्ड यूनिट इक्वल टू TR ऑफ थर्ड यूनिट दैट इज 90 रुपीज, दिख रही है ना, 90 माइनस TR ऑफ सेकेंड यूनिट दैट इज 60। तो ये बन गई MR ऑफ थर्ड यूनिट इक्वल टू बन गई 30 रुपीज। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, आपको भी दिख रहा है 30 रुपीज ही आ रही है थर्ड यूनिट की MR। क्लियर यहां तक। अब हम ये सारे कर्व बनाएंगे। कौन कौन से कर्व बनाएंगे भाई, TR का बनाएंगे, AR का बनाएंगे एंड MR का कर्व बनाएंगे। अपने किसमें, ग्राफ पर बना सकते हैं आराम से, अगर आपके पास ग्राफ है तो एक ग्राफ लीजिए और फिर कर्व बनाइए। तो भाई हम बनाते हैं एक कर्व, जिसके लिए मैं ले रही हूं थोड़ा सा ग्राफ जैसा बना तो दूं। तो ये आता है, ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूं TR कर्व। ठीक है, तो TR कर्व बनाने के लिए हमने क्या लिया हुआ है, सबसे पहले ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, प्राइस और TR, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर हम TR ले रहे हैं और ये हमारी क्वांटिटी है। क्वांटिटी हमारी कितनी है, 0 1 2 3 4, पता ही है आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिख दे रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है यहाँ तक। अब हमारा जो TR है वो आपको दिख ही रहा है, वैसे तो 30 30 का गैप ही ले लीजिए, 30, नहीं तो आप 10 20 30 लेंगे तो काफ़ी आगे तक चला जाएगा, इसलिए 30 30 का ही ले रहे हैं। 30 60 90 120 150 180 बन जाएगा। सबसे पहले आते हैं, जब क्वांटिटी 0 है उस समय हमारा TR कितना है, 0 है, तो हमने यहाँ पर एक लगा दिया डॉट। जब क्वांटिटी 1 सेल करी है प्रोड्यूसर ने तो TR कितना हो गया है, 30 हो गया है। फिर 2 सेल करी है तो हमारी TR कितनी हो गई है, 60। 3 सेल करी है तो TR कितना हो गया है भाई, TR हो गया है 90। 4 सेल करी है तो कितना हो गया है, 120 हो गया है ना, ये आपको दिख रहा है। तो हमारा जो TR कर्व आ रहा है वो कैसा आ रहा है, जब 5 सेल करी है, 30 रुपीज थी ना हर एक यूनिट की प्राइस, तो 5 सेल करने पर उसके पास कितने रुपए आ गए हैं भाई, 120 150, ये 150 है, जो थोड़ा 130 टाइप का दिख रहा है, इसको सही कर देते हैं। तो 150 रुपीज आ गए हैं। 6 सेल करने पर 180 रुपीज आ गए हैं। तो ये हमारे पास जो डॉट्स आ गए हैं जो बता रहे हैं कि प्राइस जब कितनी है, जब क्वांटिटी 1 सेल करी तो 30, 2 सेल करी तो 60, ऐसे ही आई है। और इसको अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास जो लाइन आती है वो, एक मिनट मैं थोड़ा सा बैक में जा करके इसको करूँगी क्योंकि ये, हाँ, तो अब हमारी ये जो लाइन आ रही है वो कैसी आ रही है, इस तरह की एक लाइन आ रही है। और ये लाइन हमारी क्या है भाई, ये लाइन हमारी है TR लाइन, टोटल रेवेन्यू की लाइन आई है। तो टोटल रेवेन्यू की जो लाइन है, कुल आगम वक्र, टोटल रेवेन्यू आगम वक्र कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ एक सीधी रेखा होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, जो 0 से शुरू होती है, क्योंकि जब जो फर्म है 0 क्वांटिटी सेल करती है तो उसे
ज़ीरो ही टोटल रेवेन्यू मिलता है। लेकिन जैसे जैसे वो क्वांटिटी की मात्रा बढ़ाती जाती है, विक्रय की मात्रा को बढ़ाती है, उसको मिलने वाला टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता जाता है। इसलिए ये कैसा बनता है, लेफ्ट टू राइट, कैसा है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। क्लियर? और एकदम सीधी लाइन आती है, क्योंकि हर बार जो चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में होने वाला चेंज भी इक्वल है और जो टोटल रेवेन्यू में होने वाला चेंज है वो भी इक्वल है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब हम आते हैं फर्म का एआर और एमआर कर्व पर। एआर एंड एमआर कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड तो एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है? औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र। तो भाई इसको भी बना लेते हैं जरा अच्छे से। ये हो गया आपका। अब हमारा आता है, यहां पर हमने लिख लिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, चाहे जो लिख लो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 20। ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, जहां पर हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है? अब हमारा कहाँ पर है, अगर हम बात करें कि जब क्वांटिटी 1, क्वांटिटी यहाँ पर है, मात्रा यहाँ पर है और कीमत यहाँ पर है, साथ में यहाँ पर क्या क्या है, टी, यहाँ पर AR भी ले रहे हैं हम और MR भी ले रहे हैं। तीन चीज़ें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं OY एक्सिस पे। तो जब क्वांटिटी 1 है तो हमारा MR कितना था भाई, 30 था ना 30? याद है? 2 होने पर भी MR कितना था, 30। 3 होने पर भी MR कितना था, 30। यानी ये जो MR कर्व बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 4 होने पर भी MR था 30, 5 होने पर भी MR था 30, 6 होने पर भी MR यानी क्वांटिटी 6 बेची थी तब भी ये 30 था। यानी अगर हम बोलें तो MR कर्व हमारा कैसा बन रहा है, MR कर्व हमारा बन रहा है इस तरीके का। बन गया ये MR कर्व, बिल्कुल सीधी लाइन जो OX एक्स के पैरेलल है। ठीक है? OX अक्ष के समानांतर बन गई। ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा MR। अब हम कहते हैं AR। AR भी तो यही था भाई, जब ये 1 था तब भी ये 30 था, 2 था तब भी एवरेज रेवेन्यू 30 आ रहा था, 3 था तब भी 30 था। यानी MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू P। कीमत भी तो यही थी, 1 यूनिट की प्राइस भी कितनी थी, कितनी थी भाई, 30 रुपीज़ थी। 2 की भी 30 थी। यानी कि इस यहाँ पर अगर हम देखें तो औसत आगम इक्वल टू कीमत इक्वल टू सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम सब बराबर होते हैं आगम, ये सब बराबर होते हैं। इसलिए हमारा ये कर्व AR एंड MR कर्व क्या होता है, इक्वल होने के कारण सेम बनता है, एक के ऊपर एक बना हुआ है और ये इस तरह का OX अक्ष के समानांतर बनने वाला कर्व होता है। कहाँ पर भाई, किस वाले मार्केट की बात कर रहे हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की बात कर रहे हैं हम। प्रतिस्पर्धी बाजार में अगर हम आपके सामने ये 3 कर्व आ गए, एक तो आ गया MR, एक हो गया AR और एक हो गया TR। TR कर्व आपको पता ही है कि 0 होने पर 0 थी और जब 1 हुआ तो 30 हुई, 2 हुआ तो ये इधर से अगर हम देखें तो 60 बन जाएगी और उसके बाद 90 बन जाएगी और इस तरीके से ये उठता हुआ वक्र होता है। वो हम दूसरे उसमें बना ही चुके हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था। ये हमारा TR कर्व था और ये हमारा AR और MR कर्व होता है कौन से मार्केट में, पूर्ण प्रतिस्पर्धी यानी
परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस तरह का तीनों कर्व होते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि आपके लिए वीडियोस लेके आऊं ऐसे ही, जिससे आपको इकोनॉमिक्स लगने लगे बिल्कुल सरल। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। हाँ, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं अपने इस जो चैनल है उसमें और जो अपने लेसन्स हैं उसमें सुधार भी कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।